शुरुआत में मेरे एसएसटी में सबसे ख़राब नंबर आया करते थे। क्लास में मैं लास्ट हुआ करता था। सब मेरा मजाक उड़ाते थे। कोई ये अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था, ना मेरे माँ बाप, ना मेरे फैमिली वाले, ना मेरे टीचर, कि मैं 100 आउट ऑफ 100 लाऊंगा। मतलब क्लास का सबसे आखिरी बच्चा हुआ करता था एसएसटी में मैं। तो बोल के जवाब नहीं देना है, अपने काम से जवाब देना है। जब मेरे एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 आए, क्लास 10 में 97% आए, मेरे रिलेटिव्स के जो मेरे से जलते थे, जो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें बोलते थे, मैं कैसे स्कूल में कई टीचर्स थे, क्योंकि मैं दूसरी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था, को करिकुलर में, और मैं आगे की पढ़ाई करता था 11th-12th की, तो वो मेरा मजाक उड़ाते थे। और जब मेरा इतने मार्क्स आए, आंखें फटी की फटी रह गई सबकी कि आखिर ये लाया तो लाया कैसे। और वही चीज़ मैं आज आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला। नमस्ते एवरीवन, दिस इज़ कुशल सरकार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसटी के बारे में। बचे हुए रिमेनिंग डेज में आपको कौन सी चीज़ें करनी है, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, किन चीज़ों से बच के रहना है ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाएँ। इस वीडियो में मैं आपको पूरा अपना बुक दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे पढ़ता था, क्या क्या चीज़ें बनाया करता था, कैसी कैसी मस्ती वाली चीज़ें मैं उसमें लिखा करता था। और शायद यूट्यूब में आज तक किसी टॉपर ने ये चीज़ आपको नहीं दिखाई होगी, पर आज मैं आपको वो चीज़ दिखाने वाला हूँ। 100 आउट ऑफ 100 कैसे लाया, उसका सीक्रेट आज आपको पता चल जाएगा। मैं आपकी तरह ही था यार। मैं भी कुछ साल पहले तक एसएसटी के साथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया करता था। क्लास 6 से जब एसएसटी शुरू हुआ था तो मैं क्लास 10th का इंतज़ार बस इसी बात के लिए करता था कि कब मैं क्लास 11th में जाऊं और कब मुझे इस सब्जेक्ट से छुटकारा मिल सके। लेकिन बिलीव मी, एट द एंड तक मतलब एसएसटी ही वो एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स दिलवाए और मेरी सबसे ज़्यादा मदद की मेरा परसेंटेज बूस्ट करने में। तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ है, ये मिसकंसेप्शन है कि एसएसटी जो है मेरे लिए खतरा है, मेरा परसेंटेज कम करता है, तो इस चीज़ को निकाल दो, क्योंकि एसएसटी ही वो गेम चेंजर है जो आपके परसेंट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाता है। तो पहली टिप की तरफ बढ़ते हैं। मुझे लगता था कि ये टिप शायद मैं अकेला ही देता हूँ या कुछ लोग ही फॉलो करते हैं, लेकिन जब मैंने काफ़ी लोगों से बात की, काफ़ी डिफरेंट टॉपरों से पूछा कि वो ऐसा क्या करते थे, तो जो कॉमन चीज़ निकल के आई वो थी एनसीईआरटी की रीडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया या 95 के ऊपर स्कोर किया है, हर किसी ने एनसीईआरटी पढ़ी है। भले वो रिफ्रेशर्स भी पढ़ते थे, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका अलग होता है। वो भी मैं आपको आगे शेयर करूंगा कि रिफ्रेशर को पढ़ने का अप्रोच क्या होता है। तो जो सारे टॉपर्स कॉमन चीज़ है वो एनसीईआरटी की रीडिंग है। दे नेवर इग्नोर एनसीईआरटी, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चंस बीच में से ही बनाता है, लाइन में से डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठा के पेपर में डाल देता है और लिख देता है एक्सप्लेन। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ही नहीं, आपको भले आंसर याद होगा लेकिन आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि क्वेश्चन आया कहाँ से। इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रॉपर वे ऑफ स्टडिंग क्या है। तो इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो डेफिनेटली बनाऊंगा कि एनसीईआरटी को डिटेल में कैसे अच्छी तरीके से पढ़ा जाता है। लेकिन एक समरी मैं आपको दे देता हूँ कि आपको फर्स्ट रीडिंग एकदम फास्ट लगानी है। आपको कुछ समझ आए, आपको ना आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्स्ट रीडिंग आपको एकदम फुल फ्लो में, फुल फास्ट तरीके से लगानी है। भले आपको कुछ समझ ना आए, लेकिन जब आप सेकेंड रीडिंग लगाओगे तब आपको पेन पेंसिल लेके बैठना है और तब आपको मार्क करते हुए, हाईलाइट करते हुए, आराम से समझते हुए पढ़ना है। उसके बाद थर्ड राउंड में आपको उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ना है। ये एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी होती है। एंड जब आप रिवीजन कर रहे होंगे, आपको उसके बाद उन्हीं पॉइंट्स को बार बार पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ते रहना है। कुछ दूसरा करने से बढ़िया है उन्हीं को आप 10 बार करते रहो, ताकि एनसीईआरटी की लाइन आपके दिमाग में छप जाए। मैं आगे आपको एग्जाम्पल देने वाला हूँ कि कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ गया एनसीईआरटी के लाइन से, और मेरे दिमाग में वो चीज़ एकदम छप गई थी। तो इसलिए मेरे को डायरेक्ट एनसीईआरटी की वो पेज याद आ गई कि कहाँ से ये क्वेश्चन है, और मैं बना पाया। तो अब मैं दिखाता हूँ तुमको अपनी हिस्ट्री की बुक। देखो, पहले राउंड में मैं वैसे ही नॉर्मली पढ़ता था और फिर दूसरे राउंड में मैं ऐसे अंडरलाइन कर लिया करता था। एंड मैं ऐसे बुक में ही नोट्स बना के ऐसे स्टेपल कर लिया करता था। मैं कोई अलग से मैंने कोई नोट्स नहीं बनाया, कुछ नहीं किया। मेरे को वो चीज़ टाइम वेस्ट लगती थी, इसलिए मैंने अपनी पूरी पढ़ाई बुक से ही की। एंड मैं ऐसे करके नोट्स यहीं के यही बना लेता था जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे। तो ये क्लियरली देख सकते हो, मैंने प्रॉपरली इस तरीके से स्ट्रक्चर में काम किया था, और ये स्ट्रक्चर ही है जो आपको मार्क्स दिलवाता है। तो तुम देख सकते हो क्लियरली कि बुक कितनी ज़्यादा गंदी है। इससे पता चलता है कि मैंने कितने बार इसको रगीड़ा था, कितने बार इसको पढ़ा था, तब जाके बुक की ये हालत हो गई। यहाँ भी तुम देख सकते हो कि मैं ऐसे कुछ चीज़ें लिख के रखता था। नीदरलैंड, नॉर्वे को मैं लिख के रखा हूँ, ना ज़मीं ना आसमां।
तो ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो मैं मज़े से पढ़ता था और इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करता था ताकि मेरे को बोरियत बिल्कुल भी फील ना हो। और यहाँ पर देख सकते हो मैं पॉइंट्स ऐसे ही बुक के साइड में लिख लिया करता था ताकि मेरे को बार बार ढूंढने में दिक्कत ना हो और मैं फटाफट से रिवाइज कर पाऊँ। फिर मैं जैसा कि बोलता ही हूँ मज़े से पढ़ो, तो फिर एक एग्जाम्पल देखो, ये जर्मेनिया का जो फोटो है ये मुझे सुपरमैन टाइप लगता है, मैंने यहाँ सुपरमैन लिख के रख दिया, मतलब कुछ भी कर रखा है मैंने यहाँ पर। फिर ये वाले फोटो के ऊपर मैंने देव सेना, बाहुबली, मतलब कुछ भी कुछ कर रखा है मैंने बुक में। मतलब मैं आपको दिखा नहीं सकता, आप बोलोगे ये क्या करके रखा है, लेकिन यही टेक्निक है, यही तरीका है पढ़ने का। मज़े से पढ़ो और बस टेंशन मत लो। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, डू नॉट नेग्लेक्ट बॉक्सेस। जितने भी बॉक्सेस दिए रहते हैं हर चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बच्चे उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एक एक बॉक्सेस बिल्कुल भी, सोर्स बॉक्स, हर एक चीज़ हमको, एक एक नुक एंड कॉर्नर ऑफ द बुक हमको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। नेक्स्ट गलती जो बच्चे करते हैं आंसर लिखने में, आंसर याद तो कर लेते हैं लेकिन लिखने में गलती करते हैं और नंबर नहीं आते। फिर वो बोलते हैं भैया सब करने के बाद भी हमारे नंबर नहीं आते। तो वो पॉइंट वाइज आंसर नहीं लिखते, और पॉइंट वाइज लिखते भी हैं तो एक गलती ये करते हैं कि कहानी लिखते हैं, उतनी रिक्वायर्ड ही नहीं होती लिखने के लिए। अगर आपका पॉइंट प्रॉपर है, अगर आपके पॉइंट में दम है, तो आपको कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है लंबी लंबी। उससे आप एग्जामिनर को और परेशान कर रहे हो। हमारा काम एग्जामिनर को परेशान करना नहीं है, उनको और कंफर्ट में डालना है ताकि वो आसानी से हमारे आंसर्स को चेक कर सकें। तो इसलिए पॉइंट बाय पॉइंट, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट, इस हिसाब से अपने को आंसर फ्रेम करना आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है रिफ्रेशर्स का, कि हमको रिफ्रेशर्स को यूज़ करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। तो कैसे नहीं करना चाहिए, हमको बिल्कुल भी उससे क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना है। काफ़ी सारे आंसर्स उसमें गलत दिए रहते हैं, एंड अगर आप बिना एनसीईआरटी पढ़े, बिना थ्योरी पढ़े डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर रटने में जा रहे हो, वही क्लास 6, 7, 8 का अप्रोच फॉलो कर रहे हो, तो डूब जाओगे। इससे बुरी स्ट्रैटेजी कुछ हो नहीं सकती है। तो इसके लिए थ्योरी, पहले थ्योरी में कमांड होना चाहिए, फिर क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे, क्वेश्चंस की वैरायटी अपने आप पता चल जाएगी। लेकिन थ्योरी क्लियर नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर रटने बैठेंगे, उससे बिल्कुल काम नहीं होगा। प्लस रिफ्रेशर्स के काफ़ी सारे आंसर्स गलत होते हैं, तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि उससे आंसर्स बिल्कुल मत पढ़ो। रिफ्रेशर्स को कैसे यूज़ करना है, उससे अपने को सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ने हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, एंड उसी के हिसाब से अपने को एनसीईआरटी से जो हमने आंसर याद किया है वो अपने को लिख देना है। ये सही टेक्निक है। नेक्स्ट बात है यूट्यूब से पढ़ना। ये बात मैं काफ़ी ज़्यादा बोलते आ रहा हूँ, लेकिन मैं फिर रिपीट करूँगा, खासकर एसएसटी को यूट्यूब में बैठ के प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करो। काफ़ी ज़्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जब तक खुद टेबल और चेयर में बैठ के दिमाग नहीं लगाओगे, खुद बार बार नहीं पढ़ोगे, 10 बार 20 बार जितने बार हो पाए उतने बार एक चैप्टर को नहीं पढ़ोगे, तब तक याद नहीं होगा। सिर्फ अपना आप टाइम ही वेस्ट करोगे यूट्यूब में दूसरी वीडियोस देख देख के, एक के बाद एक। देखना ही है तो अंडरस्टैंडिंग के लिए शॉर्ट वीडियोस देखा करो, 5 से 10 मिनट के लिए। उससे ज़्यादा आप 1-1, 2-2 घंटे के वीडियोस में प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत कम है, स्मार्टली वर्क करना है। देखना ही है तो मैंने मार्किंग की वीडियोस बना रखी हैं ऑलरेडी, कुछ चैप्टर्स की हिस्ट्री कंप्लीटेड है, सिविक्स के कुछ चैप्टर डाल रखे हैं, वहाँ वो उन वीडियोस को आप रिफ़र करो। 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर को मैंने एनसीईआरटी को खोल के रख दिया है, बता दिया है कि कैसे कैसे किस किस लाइन से कैसे कैसे क्वेश्चन सीबीएसई बनाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ है और पूरे यूट्यूब में ऐसा आज तक कभी किसी ने नहीं किया। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मैप का। मैप में सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं ना, वो सारे के सारे मैप्स पढ़ने लग जाते हैं जो भी दिया रहता है, और एक मैप के अंदर भी जितने लोकेशंस होते हैं सब रटने बैठ जाते हैं, जबकि वो सारा सिलेबस में रहता ही नहीं है। सीबीएसई ने प्रॉपर ब्लूप्रिंट डाल रखा है कि कौन कौन सी चीज़ें सिलेबस में, आपको सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है, सिर्फ उन्हीं पे फोकस करना है। तो वो ब्लूप्रिंट देख लो और उस हिसाब से ही मैप्स की प्रैक्टिस करो। मैप्स की प्रैक्टिस डेफिनेटली आप रिफ्रेशर से कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप देख सकते हो कि कैसे मैंने बुक के बीचों बीच हर जगह क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, ठीक है। मतलब मार्किंग तो कर ही रखी है और खुद से मैं क्वेश्चंस बना के लिखता था। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो, हर जगह मैं खुद से क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करता था कि मैं कैसे क्वेश्चन बना सकता हूँ, और लिटरली यही चीज़ आपको एट द एंड तक डेवलप करनी है। अगर आपने ये चीज़ डेवलप कर लिया, और ये कैसे डेवलप होगी, बार बार आप पढ़ते जाओ, बार बार पढ़ते जाओ, खुद से डेवलप होगी। और ये चीज़ डेवलप हो गई, आप एग्जामिनर का दिमाग समझ जाओगे कि वो कैसे क्वेश्चन सेट करता है, और आप फोड़ दोगे एसएसटी को। एंड एट द एंड में यही बोलूँगा कि मज़े से पढ़ो यार। नंबर की अगर तुमने टेंशन निकाल दिया, अगर तुमने एक चीज़ मैं तुमको प्रो टिप दूंगा कि अगर तुमने अपने दिमाग से रिजल्ट का टेंशन निकाल दिया ना, तो तुम्हारा रिजल्ट मोर देन एक्सपेक्टेड आएगा, जितना तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यही चीज़ दिमाग में रखो और अपने काम को टॉप प्रायोरिटी में रखो।
अब मैं ऐसे कितने भी दिखा सकता हूँ यार। अब देख ये फ़ोटो देखो, अब इसमें मैंने मूछ दाढ़ी क्या क्या बना रखी है, यहाँ लिख रखा है डाकू मंगल सिंह, एंड बस यही करना पड़ता है। मतलब ये पागलपन हो जाता है पढ़ते पढ़ते अपने आप ही। तो ये सारी कुछ चीज़ें हर चैप्टर में ही मैंने ऐसे ही मज़े से पढ़ता था मैं। एंड फिर अगर मैं दिखाते बैठा तो पूरा का पूरा एक वीडियो ही बन जाएगा इसके ऊपर। एंड फाइनली अपने को पॉलिटिकल साइंस के जो लास्ट चैप्टर है यहाँ पर अपने को लिखा हुआ मिलता है कि सी यू इन क्लास 11th यू आर ऑप्टिंग फॉर पॉलिटिकल साइंस आरएनटी यू, और मैंने यहाँ पर लिख रखा है भग यहाँ से। तो बस ऐसे ही पढ़ो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। सीरियस मत रहो, सिंसियर रहो, वो इम्पॉर्टेंट है। आराम से मचा दोगे। जो मैंने चीज़ें बताई है उनको ढंग से फॉलो करो, आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अभी भी टाइम है, 1 महीना। अब ये इंपॉर्टेंट है कि 1 महीना तुम क्या करते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1 साल तुमने क्या किया, ठीक है ना। 1 महीना गेम चेंजर होता है, गेम चेंजर होता है। ऐसे कई बच्चों को मैंने देखा है जो साल भर पढ़ते हैं और लास्ट में आके ऐसे डगमगा जाते हैं और वो उतना अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन साल भर मस्ती करने के बाद भी जो अंत में आके फाइट मार लेता है ना, वो अलग लेवल पे पहुंच जाता है। प्री बोर्ड्स में मेरे एसएसटी में ख़राब नंबर आए थे, लेकिन मैं हंस रहा था, मुझे पता था कि मैं कर लूँगा। ये चीज़ अपने अंदर में रखो और डेफिनेटली बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिली होगी। मैं आपको वो चीज़ बताना चाहता हूँ जो बाकी कोई आपको नहीं बता रहा है। एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ अपने हर वीडियो के द्वारा, जो बाकी कोई आपको दिखा नहीं रहा है, बता नहीं रहा है। तो यूट्यूब में ये शायद पहली बार होगा किसी टॉपर ने अपना बुक दिखाया होगा इतने ओपनली। तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो और दूसरों को हंसाते रहो। मिलता मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।